हमने स्टार्ट किया था कोड ऑफ एथिक्स, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स से पहले आपको याद होगा एक क्वेश्चन था हमारा असेसमेंट टेस्ट का। वो एक क्वेश्चन पेंडिंग था हमारा असेसमेंट टेस्ट, वो हमने डिस्कस नहीं किया था। असेसमेंट आपने कंप्लीट नहीं डिस्कस करवाई थी ना? हाँ जी बिल्कुल, फ्राइडे को जाते जाते। तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। दो क्वेश्चन थे बेसिकली, लेकिन वो टीए मुझे बता रहा था कि एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो शायद पहले टेस्ट में आ चुका था। फिर हाँ, इसका मतलब क्या हुआ वाला कि हमारे कंट्रोल्स ओवर टेस्ट प्रिपरेशन वीक हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन दोबारा रीटेस्ट थोड़ा ही होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हम रिस्क बेस्ड अप्रोच के मुताबिक काम कर रहे हो। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या कहती है कि जो वीक एरियाज है उनके ऊपर ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म हाँ कवर करने के लिए कह रहा हूं कि सही पहुंच गया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। चलिए, ये हमारा केस स्टडी है। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कह रहा है डिस्कस द मैटर्स दैट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस टू यू एज एन ऑडिटर। मैटर्स दैट मे बी ऑफ डिस्कस द मैटर्स का मतलब क्या है? डिस्कस द मैटर्स का मतलब क्या है कि इसमें जो भी मसले मसाइल हैं उसको डिस्कस करो। इसमें मिस स्टेटमेंट है तो उसको डिस्कस करो, क्या मिस स्टेटमेंट है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था। स्कोप लिमिटेशन है तो बताइए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको इस सिचुएशन में चाहिए थी जो मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रही, कौन सा एविडेंस चाहिए। डिस्कस द मैटर का मतलब क्या है, इसमें जो मसले हैं वो डिस्कस करो और इनकी मटेरियलिटी को भी डिस्कस करना है। दैट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का वर्ड भी है ना। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, यही कि ये कितना से कितना बड़ा इशू है। तो इसका मतलब है हमने इशू को भी डिस्कस करना है, उसकी मटेरियलिटी को भी डिस्कस करना है, मैटर को भी सिग्निफिकेंस को भी, मैटर को भी सिग्निफिकेंस को भी। ये पता चल गया, ये लाइन का मतलब समझ आ गया। डिस्कस द मैटर दैट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस, मसला डिस्कस करो जो इस क्वेश्चन में है और उनकी सिग्निफिकेंस यानी मटेरियलिटी को भी डिस्कस करो। Also explain their implication on the audit report, और उनकी implication भी बताओ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अगर आपको याद हो तो हमने ऑडिट रिपोर्ट को सॉल्व करने की जो केस स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी ना, स्टेप 1 में ये करना, 2 में ये करना, 3 में ये करना, याद है अपेंडिक्स की शक्ल में, उसमें ये दोनों स्टेप्स कवर हो रहे थे। उसमें इम्प्लीकेशन रिपोर्ट भी बताई जा रही थी। इम्प्लीकेशन रिपोर्ट से पहले बताइए क्या केस स्टडी सॉल्व करने के अप्रोच में मैंने आपको ये बताया कि फौरन बता दो क्वालिफाइड ओपिनियन है, फौरन बता दो एडवर्स ओपिनियन है, कि पहले स्टेप वाइज बताया। सबसे पहले क्या चीज डिस्कस करते हैं, उस इशू को डिसाइड करते हैं, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, ये है मैटर। फिर डिसाइड करते हैं हम उसकी मटेरियलिटी को, इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव दैट में भी सिग्निफिकेंस, ये है सिग्निफिकेंस। पहले मैटर को डिस्कस किया, फिर सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया, उसके बाद पहुंचते हैं हम नतीजे के ऊपर कि इम्प्लीकेशन रिपोर्ट क्या है। तो बेसिकली अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करें तो ये वही पूछ रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। रिक्वायरमेंट को देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि डिस्कस द मैटर दैट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या कहना चाह रहा है? वही कहना चाह रहा है कि भाई डायरेक्ट मुझे इंपैक्ट रिपोर्ट नहीं बताना, बल्कि पहले उससे इशू को डिस्कस करो। तो डिस्कस करते हैं जी इशू को। सबसे पहले क्वेश्चन में इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन कह रहा है, यू आर द मैनेजर इन चार्ज ऑन द ऑडिट ऑफ हेक्सा गारमेंट्स लिमिटेड HGL. The company is listed on Karachi Stock Exchange and has 9 directors. It is engaged in the manufacture and sale of fancy garments through its own retail outlets. We are considering the following matters in respect of audit for the year ended December 31st, 2009. क्या कर रहा है, क्या कर, अब बोले इस्लाम कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ इस्लाम दुआ कर रहा है। इसमें कोई उसने ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी हमें जो हमारे केस स्टडी में काम आए। इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन, और आपको पता है कि अक्सर वो क्वेश्चंस में इसी तरह इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन देता है जिसका क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चन में कभी कभार इस इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन में भी काम की चीज मिल जाती है। जैसे यू आर अपॉइंटेड, और भी एक दो एग्जांपल्स हैं वो बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। ए, अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर वैल्यूड एट 375 million. These includes value of 10 retail outlets amounting to rupees 175 million. 10 outlets हैं जिनकी अमाउंट क्या बनती है 175 million. The valuation is based on historical cost less accumulated depreciation. तो यही होता है ना, IAS 16 शायद यही कहता है कि cost less accumulated depreciation पे रिकॉर्ड करो। During the year ended December 31st, 2009, the management had decided to अच्छा हमारा year end क्या था? कहते थे हाँ ठीक है। तो इसी year end पे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया to revalue all the retail outlets, कि सारी के सारी रिटेल आउटलेट्स को रिवैल्यू करें। Valuer appointed by the management has not been able to complete the assignment to date. अभी तक वैल्यूअर ने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया। However, he has submitted 2 interim reports as described below. उसने 2 इंटरिम रिपोर्ट्स दी हैं। फर्स्ट इंटरिम रिपोर्ट है 31 दिसंबर 2009 की, जब उसने वैल्यूएशन कर दें। अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, वैल्यूएशन कर रहा है एज ऑन 31 दिसंबर 2009 को, 9 की डेट के ऊपर, लेकिन रिपोर्ट उसने हमें दी है
31 दिसंबर 2009, इस डेट के ऊपर 3 वैल्यूएशन रिपोर्ट्स दी हैं, टोटल कितनी थी? 10 प्रॉपर्टीज थी ना, और 20 फरवरी 2010 को मजीद 4 की, टोटल कितनी होगी? 3 और 4 7। अच्छा, इसमें ना कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं, कहते हैं नहीं सर ये तो गलत कर रहा है। गलत क्या कर रहा है? हमने ये एंड 31 दिसंबर 2019 है, और हमें जो रिपोर्ट दे रहा है वो ये तो 20 फरवरी की वैल्यूएशन की डेट है, यानी 20 फरवरी को प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। इसका मतलब ये नहीं है, रिपोर्ट हमें बाद में मिली, जाहिर है वैल्यूएशन एक्सरसाइज पूरी, लेकिन ये वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2009 की है, तो इस वैल्यूएशन रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कंफर्मेशन लेटर जब डेटर को सेंड करते हैं ना, 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस कंफर्म करवाते हैं उससे, तो वापस आते आते उसे 10, 12, 15 पहले हमें सेंड करते हुए कुछ दिन लग जाते हैं, फिर उसको जवाब देते कुछ दिन। कंफर्मेशन लेटर आएगा फॉर एग्जांपल 20 जनवरी 2021 को, लेकिन उसमें जो बैलेंस कंफर्म होता है वो कौन सा है? 31 दिसंबर वाला ही। तो बाद में कोई एविडेंस मिलने का ये मतलब नहीं है कि वो सब्सिक्वेंट डेट का एविडेंस है। ये बात समझ आ रही है? अब अभी जो 2, 3, 4 महीने के बाद फर्दर बाकी के 3 प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट हो सकता है हमें 2, 3, 4 महीने बाद मिले, लेकिन वो एविडेंस कौन सा होगा? एज ऑन 31 दिसंबर 2009 का। ये बात समझ आ रही है? तो इस बात में कोई मसला नहीं है कि रिपोर्ट की डेट डिफरेंट है, वो डेट जो मर्जी हो, लेकिन जो बैलेंस एज ऑन रीवैल्यू वो किस डेट का है? 31 ये एंड का 31 दिसंबर 2009 का। तो ये समझ आ गया आपको? इस डेट की वजह से मसला नहीं है, मसला किस वजह से है? इनकी वजह से। बताइए हमने, अच्छा मैटर बताइए, मैटर डिस्कस कीजिए, क्या मसला है इसमें? वो कह रहा है बुक वैल्यू जो है वो एज ऑन 31 दिसंबर ये, और रीवैल्यूड अमाउंट ये है, यानी बुक वैल्यू टोटल 100 मिलियन, रीवैल्यूड अमाउंट 170 मिलियन है। डिस्कस द मैटर, क्या मसला है? रीवैल्यू हमें IAS 16 कहता है कि आपने जब, बल्कि काउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, ये काउंटिंग स्टैंडर्ड बात को इंटायर क्लास को रीवैल्यू करें। उसने इंटायर क्लास को रीवैल्यू नहीं किया, 10 में से सिर्फ 7 को रीवैल्यू किया, 3 को रीवैल्यू नहीं किया, जो कि एक मिस स्टेटमेंट है। ये है मैटर जो हमने डिस्कस किया, ठीक है? ये हमने मिस स्टेटमेंट को डिस्कस कर दिया कि उसने 10 में से 7 प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन करवाई है, बाकी नहीं करवाई। अच्छा, इसके साथ रिकमेंडेशन भी हम मैनेजमेंट को दे दें मिस स्टेटमेंट क्या? हाँ जी बिल्कुल, कि हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे क्या करें? पहली ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे सकते हैं हम इसको। पहली ऑप्शन इंटायर क्लास को रीवैल्यू करे, दूसरी ऑप्शन इंटायर क्लास को कॉस्ट में स्टेट करे, ये भी ठीक है। तीसरी ऑप्शन बता सकते हैं? रीवैल्यूएशन कंप्लीट करके फिर हमसे ऑडिट रिपोर्ट ले ले। अभी ऑडिट रिपोर्ट लेने को ना कहे, यानी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दे। अगर वो कह रहा है ना कि एक्सपर्ट अभी रिपोर्ट नहीं दे सकता, उसे 2 महीने और लगे, हम कहेंगे भाई 2 महीने और बाद ले लेना, जब सारी की सारी वैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाए। क्योंकि अभी अगर आपने हमसे रिपोर्ट मांगी तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड के मुताबिक गलत है, मिस स्टेटमेंट है। क्लियर हो गई ये बात? ये हम सबको पता चल गया क्यों। इसमें सबसे बड़ा इशू क्या था? ये सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन है। उसने कुछ प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया है, कुछ को नहीं किया। काउंटिंग ये कहती है सारी क्लास को रिवैल्यू करना है, तो ये उसने काउंटिंग स्टैंडर्ड की वायलेशन की, जो कि मिस स्टेटमेंट है। क्लियर? मैटर डिस्कस हो गया, जिसमें हमने उसे बता दिया कि भाई तुमने गलती क्या की है और तुम्हें करना क्या चाहिए, सजेशन भी दे दी। अब क्या करना है? सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। बताइए मटीरियलिटी लेवल किधर है? प्रॉफिट उसने दिया हुआ है, टोटल एसेट्स किधर है? हाँ 375, बिल्कुल नीचे तो नहीं दिए हुए। शाबाश। तो हम क्या मटीरियलिटी के लिए प्रॉफिट के अलावा अगर प्रॉफिट नहीं दिया या कंपनी लॉस में आके दूसरा बेंचमार्क यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। 1% हो जाएगा, तो इसका 1% कैलकुलेट 37। तो बताइए आपको ये इशू लग रहा है? ये कितनी फर्क कितने का आ रहा है? मिस स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की है? मिस स्टेटमेंट की अमाउंट बता सकते हैं? है कि क्लास में स्टूडेंट जो मुझे मिस स्टेटमेंट की अमाउंट बता सकते? 5 मिलियन मिस स्टेटमेंट कैसे? 175 मिलियन की टोटल आउटलेट्स है 10, 170 की है, 5 मिलियन की है, 175 है इनकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। और अभी रीवैल्यूएशन, असल में मुझे ये बताइए जो प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है उनकी कॉस्ट कितनी है?
100 और उनकी रीवैल्यू अमाउंट कितनी है 170। इस वक्त इन्होंने 7 की रीवैल्यूएशन की हुई है, इसमें 7 की रीवैल्यूएशन शामिल है, ठीक है। हम कह रहे हैं या तो 10 की 10 करो या 0 कर दो ताकि पॉलिसी सेम रहे। एग्री करते हैं? 10 की अच्छा चलिए, हाँ ये वो कह रहे हैं कि जी ये हिस्टोरिकल, अच्छा ठीक है 175 हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है और इसकी पॉलिसी क्या है, इसकी पॉलिसी क्या है कि रीवैल्यूड अमाउंट पे लिखना है। चल इस तरह कर लेते हैं। 175 मिलियन कॉस्ट है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि रीवैल्यू करना है, रीवैल्यूएशन के लिए सिर्फ 7 प्रॉपर्टीज की रीवैल्यूएशन है, तो हम इनको कह सकते हैं कि सर प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन ना करवाएं, इसको कॉस्ट पे ही रखें, कॉस्ट पे ही रखें, ठीक है। अगर रीवैल्यूएशन करवाते हैं तो मिसस्टेटमेंट होगी। क्यों मिसस्टेटमेंट होगी? क्योंकि सेलेक्टिव है। पहली ऑप्शन डू नॉट मेक रीवैल्यूएशन, दूसरी ऑप्शन रीवैल्यू एंटायर क्लास, तीसरी ऑप्शन एक्सटेंड डेडलाइन, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस हमने कैलकुलेट करनी है। मटेरियलिटी लेवल हमारे पास आ गया कितना 3.75 मिलियन। अब देखिए क्या ये अमाउंट रीवैल्यूएशन का फर्क कितना आ रहा है, कॉस्ट है 100, रीवैल्यूएशन है 170, तो मुझे रीवैल्यूएशन के लिए 70 मिलियन का फर्क आ रहा है। तो मुझे इसकी मटेरियलिटी को कंपेयर करने के लिए 3.7 को किस अमाउंट के साथ कंपेयर कर 70 के साथ। ये 70 के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं समझ आ रही है? क्योंकि ये कॉस्ट और रीवैल्यूएशन का फर्क है, डिफरेंस है। अगर वो इसके ऊपर रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर शो करवाते हैं। ये पहुंच गए मटेरियलिटी। चलिए और अब आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? अगर वो रीवैल्यूएशन को नहीं अडॉप्ट करते, कॉस्ट पे ही स्टेट करते हैं, तो फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन, और अगर वो इसको रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करते हैं तो फिर मिस स्टेटमेंट है कितनी अमाउंट की 70 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है। जो मटेरियल है हम क्या करेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, और क्या करेंगे नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। ये बात समझ आई? इसमें मेन इशू क्या था? मैं अगर आपसे पूछूं एक लाइन में सारी कहानी को समराइज कर दे, मेन इशू क्या था कि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन नहीं करने। सिलेक्टिव जी 70, हाँ जी उसने 75 मिलियन के एसेट्स की रिवैल्यूएशन नहीं करवाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बाकी ये 175 है ना टोटल जिनकी रिवैल्यूएशन उसने कहा मैंने करवानी है, उसमें से 40 और 60 100 की रिवैल्यूएशन करवा दी, बाकी 75 की नहीं करवाई। लेकिन हमें जो बाकी की रह गई है उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हम तो उसकी जो जिसकी वो उसने करवा ली है उसकी कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट का फर्क देख रहे हैं। आगे चलते हैं। इंटायरम लिखा, इंटायरम रिपोर्ट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जब हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं ना कि 100 प्रॉपर्टीज की रिवैल्यूएशन फॉर एग्जांपल करवानी है, वो 100 की एक ही दिन आखिरी दिन जाके 100 प्रॉपर्टीज हमें नहीं देता। वो कहता है जैसे जैसे रिवैल्यूएशन में करो ना वैसे वैसे लेते जाए, ठीक है। जिस तरह हम अपने सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है ईयर एंड के बाद ना परफॉर्म करें, कुछ पहले कुछ बाद में, इंटरवल में काम करें, तो उसे हम क्या नाम देते हैं इंटरम ऑडिट। तो अगर कोई एक्सपर्ट भी इंटरवल में काम करे, यानी पहले 2 प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट दे दी, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 7 की, तो फिर वो इंटरम रिपोर्ट्स कहलाती हैं। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, इसको हम स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं कह सकते कि बाकी की 3 जो है उसकी रिपोर्ट हमें नहीं मिली, तो स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं कह सकते? दो इश्यूज है, दोनों आपके 2 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट आपने पिक करके मुझे आंसर देना है। हमारी कंपनी की एक सब्सिडरी है, मैंने उसकी कंसोलिडेशन नहीं की, मिस स्टेटमेंट है स्कोप लिमिट। दूसरी मैंने कंसोलिडेशन की, आपने कहा मुझे सब्सिडी का रिकॉर्ड भी दो, मैंने कहा कोई रिकॉर्ड नहीं है, स्कोप लिमिट। उसने असल में वो ये नहीं कर, अगर वो 10 की 10 प्रॉपर्टीज की रिवैल्यूएशन कर देता और हमें रिपोर्ट ना देता, हमें फिर हम कहते इसको यहां पे रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट दे, देखिए इंटरनल रिपोर्ट्स में बता रहा है सारा डाटा, रिपोर्ट हमें अवेलेबल है। हमारा इशू ये नहीं है कि हमें रिवैल्यूएशन की रिपोर्ट नहीं दी जा रही, हमारा इशू क्या है कि सारी क्लास की रिवैल्यूएशन करनी थी, तुम्हारा इरादा यह है कि तुम सारी क्लास की रिवैल्यूएशन नहीं करोगे, तो मिस स्टेटमेंट है।
फर्क समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बी, ड्यूरिंग द ईयर HCL हैज डेवलप्ड 2 ब्रांड्स, हैज डेवलप्ड 2 ब्रांड। अच्छा, अगर मैं ये रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन नहीं है, अगर रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन होता ना तो मैं डेवलप्ड के लफ्ज को अंडरलाइन करता और मैं सोचता कंपनी ने डेवलप किया है, इसका मतलब है डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर की होगी, कैपिटलाइज की होगी। मेरा रिस्क है उसने कहीं, जिस तरह हम रिसर्च और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसक्लासिफिकेशन, रिपेयर एंड कैपिटल की मिसक्लासिफिकेशन, उसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की भी मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है। अगर रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन होता तो मेरे ज़हन में आता, मुझे लगता है इसने डेवलपमेंट कॉस्ट सही कैपिटलाइज नहीं की, लेकिन ये रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं ये नहीं सोच रहा। इसलिए मैं आपको कहता हूं पहले रिक्वायरमेंट पढ़े ताकि आपको पता चले रिक्वायरमेंट के लिहाज से सोच रहे हो। सिमिलर सिचुएशन डिफरेंट टॉपिक्स में टेस्ट होती है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें सिमिलर सिचुएशन टेस्ट होती है, तो हमने रिक्वायरमेंट के लिहाज से एनालिसिस करना होता है। ठीक है, जैसे कोड ऑफ एथिक्स में इनकमिंग आइडिया के लिहाज से करना है कि आउटगोइंग के लिहाज से, कोर्स ऑफ एक्शन किसके लिहाज से बताना है, वो रिक्वायरमेंट बताती है। अच्छा, कह रहा है 2 न्यू ब्रांड्स बनाया, दीवाल एंड कलाची, एंड हैज लॉन्च्ड द एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन फॉर देयर प्रमोशन। और उन्होंने मार्केटिंग उसकी की बहुत एग्रेसिव, नहीं, कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द कैंपेन। मार्केटिंग कैंपेन जो कॉस्ट हुई अमाउंटिंग 10 मिलियन, कंपनी ने उसको इंटेंजिबल एसेट रिगार्ड कर लिया। इट इज बीइंग रिटन ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ ब्रांड दैट इज 4 years। मिस स्टेटमेंट है? पहले डिस्कस द इशू, डिस्कस द इशू बताएं कि मार्केटिंग कैंपेन मस्ट बी एक्सपेंस आउट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस आउट। सिग्निफिकेंस बताए, सिग्निफिकेंस बताए, कंपेयर करें। ओ सॉरी, डिस्कस में हमने ये बता दिया मसला क्या एक्सपेंस, तो उसके बाद मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन भी दे दें कि इसको इंटेंजिबल से राइट ऑफ करके एक्सपेंस आउट कर लें। सिग्निफिकेंस बताइए, अगर मगर नहीं, क्या ये वही क्लाइंट है ऊपर वाला? तो इस पे मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया हुआ हमने, तो मटेरियलिटी लेवल क्या है इसमें? अगर मगर नहीं करनी क्योंकि मटेरियलिटी लेवल दिया हुआ है। तो हाँ, कंपेयर कीजिए 10 मिलियन के साथ, मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, और बेसिस नेचर ऑफ स्टेटमेंट को बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन कर देंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए, कोई इशू? क्लोज करते हैं इसको। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है, उसमें 5 प्रिंसिपल्स थे, हमने 4 डिस्कस कर लिए थे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। आज डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मेन कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया था आपके साथ, मेन कंसेप्ट आपके साथ, हाँ जी। अच्छा, अटेंटिव होके सुनिए। कह रहे कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि आवर लीडर एंड अदर्स वर्किंग विद हिम, यानी सारी की सारी टीम, आपको पता है कोड ऑफ एथिक्स सारी टीम पे अप्लाई होता है। डिस्क्लोज ना करें, यूज ना करें क्लाइंट के। पहली चीज ये सुने, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो जनरल पब्लिक को पता नहीं हो। अगर कोई मैं फर्ज कीजिए हलीब का ऑडिट करने जा रहा हूं और कोई मेरे से पूछता है यार इनका ऑफिस किस तरफ है, मुझे जरा रास्ता तो बताओ, तो क्या मैं ये बता सकता हूं? बिल्कुल, ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे CFO की सैलरी बताओ, तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल। तो कह रहे कॉन्फिडेंट, तो पहले तो ये डिसाइड कर ले कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है, जो पब्लिक, जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। जो इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल नहीं है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं, यानी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम जब ऑडिटर होंगे हमारे पास, आपको होता है एक राइट है, खसूसी राइट जो लॉ ने भी हमें दिया है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने भी दिया। क्या पर्पस ऑफ ऑडिट? जो इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट से लेना चाहें, जो रिकॉर्ड लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम पे जिम्मेदारी भी लगाई, पावर के साथ रिस्पांसिबिलिटी भी। क्या कॉन्फिडेंस कि आपने उसको सिर्फ ऑडिट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, अपने जाती पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर, और किसी और के लिए इस्तेमाल के लिए इसको डिस्क्लोज भी नहीं करना थर्ड पार्टीज को। फिर इसके बाद क्या? अच्छा, यानी मुझे अगर पता चला कंपनी प्रॉफिट में है, अभी स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पहुंची, मैं शेयर खरीद लूं? अपने दोस्त से कह लूं शेयर खरीद लो? नहीं, उसको भी नहीं पता, नॉट डिस्क्लोज। अच्छा, आप मुझे बताइए थोड़ी मुश्किल एग्जांपल, अगर मुझे पता चले क्लाइंट ने कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या मुझे रेलिवेंट अथॉरिटीज को बता देना चाहिए? लॉ कहता है डिसीजन आपने अभी नहीं करना, अभी अपने लॉयर से पूछना है
कि क्या ये इलीगल एक्टिविटी डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर बताना है, वरना नहीं बताना, वरना नहीं बताना। याद रखें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम तब डिस्क्लोज करते हैं जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। जब रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो फिर चाहे क्लाइंट में जो मर्जी गलत हो रहा हो, हमने डिस्क्लोज नहीं करना। हम प्रोफेशनल है, हमने डिस्क्लोज नहीं करना, सिर्फ वो चीजें जो लॉ रिक्वायर करेगा। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता रहा है। कह रहा है ये अप्लाई होती है एक्स क्लाइंट प्रीवियस क्लाइंट्स पे भी और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट पे भी। इसको समझने के लिए एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर पे चले जाएं। हमने पढ़ा था प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करते हैं। अच्छा, हम इनकमिंग ऑडिटर है, हम इनकमिंग ऑडिटर है। मुझे बताइए, हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखने से पहले क्लाइंट से इजाजत ली किस लिए ली थी? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पूछने जा रहे हैं। अच्छा, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करने में हमें क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली कि इसका डायरेक्टर जो है ना इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। हमने कहा हमने ऑडिट नहीं करना, ठीक है। वो हमारा कभी ऑडिट क्लाइंट बना ही नहीं। कोई हमसे पूछे यार क्यों नहीं ऑडिट तुमने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट किया, हम उसे बता सकते हैं कि इसका डायरेक्टर जो है वो करप्ट आदमी था, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। नहीं, हाँ रिक्वायर्ड वाला नॉर्मली क्या है नहीं पता। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के क्लाइंट जो होने वाले क्लाइंट उस पर भी डिपेंड करता है, और एक्स क्लाइंट्स पास के क्लाइंट्स। अब देखें, आउटगोइंग ऑडिटर ने जब हमने एक्सेप्टेंस स्टेज पे लेटर लिखा, इंफॉर्मेशन ली, हालांकि अब वो ऑडिटर नहीं रहा कंपनी का, कंपनी उसकी ऑडिट क्लाइंट नहीं है, क्या फिर भी उसने इजाजत ली थी? किस वजह से? इस वजह से क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल एक्स क्लाइंट्स पे, इवन वो कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कंटिन्यूज इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर आप ऑडिटर नहीं भी रहे फिर भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करना है। ये बात समझ आती है? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल आल्सो अप्लाइज विद इन द फर्म। विद इन द फर्म का मतलब क्या है? फर्म के अंदर ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बाजू ऑडिट का डिपार्टमेंट लगा है, टैक्स का लगा है, अदर कंसल्टेंसी वाला लगा है। क्या एक डिपार्टमेंट के लोग कॉन्फिडेंशियल फर्म के अंदर ही रहते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं? नहीं। कॉन्फिडेंस याद रखिए, आप सिर्फ विद इन द टीम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही टीम है। जूनियर सीनियर के साथ शेयर कर सकता है, सीनियर पार्टनर के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन फर्म के दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। आई कैप ने एक एग्जांपल दी, उसने कहा कि जी लिफ्ट में दो स्टूडेंट आ रहे थे, एक किसी और टीम का, एक दूसरी, और दोनों आपस में क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। पार्टनर उसी लिफ्ट में पार्टनर भी पीछे मौजूद था, उसने दोनों को कॉन्फिडेंशियल बातें करते, लेकिन बाहर के किसी बंदे को नहीं पता चला। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल ब्रीच हुआ कि नहीं? ब्रीच हुआ, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाइज विद इन द फर्म। और फिर कहता है विद इन द सोशल एनवायरनमेंट भी अप्लाई होता है। विद इन द सोशल एनवायरनमेंट भी क्या आप अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पूछते नहीं है। आप एक क्लाइंट पे ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, आपके फादर ने पूछा कि भाई जिस कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे हो ना, उसके जरा पिछले 5 साल का प्रॉफिट तो मुझे बताओ क्या है, ताकि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने इस कंपनी में। क्या उन्हें बता देंगे? बता देंगे। क्यों बता देंगे? पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर वो करंट ईयर के बारे में पूछे प्रॉफिट जो भी पब्लिश नहीं हुआ, वो नहीं बता सकते। ये है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कंटिन्यूज अप्लाइज इवन ऑन सोशल। दोस्तों में भी डिस्कस नहीं कर सकते, दोस्तों में भी डिस्कस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेडिकल प्रोफेशन में भी ये रूल है कि आप अगर डॉक्टर हैं, आपके मरीज को कोई भी इलाज के दौरान में आपको पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है जो लोगों को नहीं पता, तो याद रखिए डॉक्टर के ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है, वो कभी किसी को वो इंफॉर्मेशन ना बताए। उसी तरह हम प्रोफेशनल काउंटर, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हमारे क्लाइंट की कोई चाहे गलत इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो हमारे पास अमानत है, डिस्क्लोज नहीं करनी, चाहे वो इलीगल क्यों ना हो, डिस्क्लोज नहीं करनी जब तक के रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। और अब इसी को आगे लेके जा रहा है। ये तो उसने हमें एग्जांपल्स बताई ना, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल होता क्या, कैसे कैसे अप्लाई होता है। अब इसके एक्सेप्शंस बता रहे। एक्सेप्शंस का मतलब क्या बता? वो सिचुएशन जिनमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज, पहला व्हेन ऑथराइज्ड बाय, जब क्लाइंट कहते डिस्क्लोज कर दो, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थी, उसको नहीं एतराज, हमें क्या एतराज कर देंगे। व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोर्ट, जब लॉ या कोर्ट कहे, ठीक है। अगर किसी कानून की किताब में लिखा हुआ है ऑडिटर को जब कभी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिले वो इन इदारों को, FIA को इन्फॉर्म कर देंगे। फर्ज कीजिए लॉ की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है और जज ने कहा कि जी एविडेंस
ऑडिटर के पास भी होगा, उसने पेमेंट सारी चेक की होगी, ऑडिटर आके हमें बताए कि पेमेंट किसको की गई है। ठीक है, हमने चेक किया हुआ है पेमेंट करते हुए कि जो पार्टी पेमेंट रिसीव कर रही होती है ना उसके साइन होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, हमने चेक, क्या बता देंगे? बिल्कुल। इस सूरत में इजाजत, क्लाइंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड और थर्ड वो सिचुएशन है जिनमें क्लाइंट से, अब कोर्ट कहेगा मुझे इंफॉर्मेशन दो, क्लाइंट कहेगा नहीं, तो हम कोर्ट को ना करके जेल में थोड़ी जाएंगे। तो सेकंड और हाँ, हमने लॉ नहीं पढ़ा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए जहां कहीं पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को छान ले, जहां कहीं कहता है ना क्लाइंट की इलीगल एक्टिविटी है, जिसको वो लफ्ज क्या देता होता है? नो क्लार, मैंने इससे पहले वर्ड यूज किया ना, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। जहां कहीं क्लाइंट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन में इन्वॉल्व होगा, तो नॉन कंप्लायंस इसका साल मतलब पता क्या? इलीगल एक्टिविटी। जब कभी क्लाइंट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन में इन्वॉल्व होगा, यानी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, हमने लोगों को फौरन बता दें, चुप करके बैठ जाएं, मिट्टी डाल दें, क्या करें? हमेशा लॉयर से पूछें, हमेशा लॉयर से पूछें। और लॉयर को पता होगा, उसका काम ही यही है। लॉयर को क्यों नहीं पता होगा? थके लॉयर के पास नहीं जाना था। हाँ, कह रहे हैं 1 मिनट ठहरे, अब ये इशू में से इशू उठाया उन्होंने कहा ठहर जाए सर, लॉयर को बताएंगे, लॉयर तो थर्ड पार्टी है, आपने ऊपर बताया। एक्सेप्शन के अंदर आगे आएगा, इसी का डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं भाई लेक्चर के दौरान में, चलते लेक्चर में टांग ना डाया करें, समझाना जो मैंने पहले वही समझाना है। फर्क सिर्फ क्या पड़ता है? टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और हम चूंकि हमारे लिए टाइम ज्यादा, क्योंकि हम केस स्टडी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी वजह से है क्या, हमारा लेक्चर थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। नॉर्मली पास में मैं इतनी ज्यादा केस स्टडी प्रैक्टिस नहीं करवाता था, तो इस वक्त तक ना हम तकरीबन चैप्टर 10 पे घूम रहे होते थे। वो मैं आपको असाइनमेंट देके अज्यूम करता था कि असाइनमेंट आपने कर ली हो, लेकिन नहीं की होती थी। एंड में जो पास होने वाले स्टूडेंट, अगर 10 स्टूडेंट आया ना, उनमें से 7 से पूछे, 10 में से 7 वो कहते थे सर वो केस स्टडी वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस नहीं की, केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की। हाँ जी, तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि केस स्टडी के ऊपर ज्यादा मैं कुछ भी नहीं ना पढ़ाऊंगा, किताब खोल के कुछ ना कुछ आप फिर भी पढ़ लेंगे। मसला पढ़ने पढ़ाने में नहीं है, याद करने में भी नहीं है, याद प्रैक्टिस में है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड को कम करके प्रैक्टिस के ऊपर। आपको इतराज तो नहीं है कोई? ठीक है, जनवरी में उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, जनवरी एंड तक। लेकिन मुझे खुद बताइए, 2 ऑप्शंस हैं, एक ये कि जल्दी खत्म करके फरवरी में आप रिवीजन करें और रिवीजन ज्यादातर बर्डन आपके ऊपर हो। दूसरी ऑप्शन फरवरी का 1 हफ्ता लग जाए, 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब आप यहाँ से जाए ना, तो आपको ये टेंशन ना हो कि आपने कुछ याद करना है या प्रैक्टिस करनी है, आपको बस एक रिवीजन करनी है बस। ठीक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी ना संडे ऑन हो कोई, और ना ही फरवरी में जाए, मेरी पूरी कोशिश होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अथर किधर थे भाई? हाँ, रिक्वायर्ड बाय लॉ वाला पॉइंट समझ आ गया। फिर इसके बाद व्हेन प्रोफेशनल राइट आर ड्यूटी टू डिस्क्लोज, जब ऑडिटर का प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी है डिस्क्लोज करना, वो कर सकता है। जब ऑडिटर का प्रोफेशनल राइट ड्यूटी का, पहली क्या बड़ी एक्सेप्शन, व्हेन क्लाइंट ऑथराइज कर दे। दूसरी जब लॉ या कोर्ट, और लॉ या कोर्ट वाले में 2 एग्जांपल दी, लीगल या नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग चल रही हो तो कोर्ट हमसे पूछेगी, और रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब कानून की किसी किताब में, ऑर्डिनेंस में, एक्ट में लिखा हुआ है कि ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। स्टॉक काउंट करते हुए बोरी में देखा लाश बरामद हुई, क्या करेंगे? करीबी थाने में इतला देंगे? नहीं, करीबी रेस्क्यू 112 नहीं, टाइम गुजर गया। फौरन मैनेजमेंट को भी नहीं, फौरन लॉयर को फोन करना। नॉन कंप्लायंस लग रही है ना, लॉयर से फोन करना क्या जिम्मेदारी है? आगे चलते क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और हमारी भी बोरी बनी होगी। वो ब्रिटिश ऐसा राइटर था। आगे एक्सेप्शन सुन ले, आगे एक्सेप्शन सुन ले भाई, एक्सेप्शन सुन। क्लाइंट कराची की एक एनजीओ थी जो लोगों से डोनेशन रिसीव करती थी और अच्छे अच्छे कामों पे, फलाह बहबूद पे खर्च करती थी। नहीं, बस चले आगे चले। याद रखें, मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने अक्सर नोट किया होगा, मैं शायद 1-2 कंपनीज के अलावा कभी किसी कंपनी का नाम नहीं डिस्क्लोज किया। किस वजह से नहीं किया? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए। और जो 1-2 कंपनीज का डिस्क्लोज करता हूं वो भी वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं वैल्यूएट कर लेता हूं, वो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए डिस्क्लोज कर देता हूं। वरना जो मुझे पता होगा ना कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में कभी, और कोई भी प्रोफेशनल नाम नहीं बताएगा आपको,
अच्छा, व्हेन प्रोफेशनल राइट्स आर ड्यूटीज टू डिस्क्लोज, भाई कब हमारा राइट या ड्यूटी टू डिस्क्लोज होगा कि हमारा राइट है या हमारी ड्यूटी है हमने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। पहले एग्जांपल जो इस दफा चैप्टर ऐड हुआ, पूरा चैप्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पता है क्या होता है? 3 टर्म्स हैं, रिव्यू, एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इनमें फर्क क्या वाला? सुने, नहीं अभी पढ़ाने लगा, आगे चल के नहीं पढ़ेंगे। रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। रिव्यू का मतलब है टीम के अंदर ही एक बंदा, गौर से सुनिएगा ये कंसेप्ट, टीम के अंदर ही एक बंदे का काम कोई ना कोई दूसरा सीनियर पर्सन रिव्यू करे। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी बंदे का एक पेज उसने प्रिपेयर किया और कोई ना किसी दूसरे बंदे ने रिव्यू ना किया। जूनियर का काम सीनियर रिव्यू करता है, सीनियर का काम मैनेजर रिव्यू करता है, मैनेजर का काम पार्टनर रिव्यू करता है। ये होता है सिंपल रिव्यू। एक होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का कंसेप्ट सुने। अब मुझे खुद बताइए, पार्टनर का भी रिव्यू होना चाहिए कि नहीं? पार्टनर भी तो गलती कर सकता है, तो बिल्कुल पार्टनर का स्पाउस नहीं करेगी। स्पाउस रिव्यू करेगी, काम सही तो नहीं कर लिया गया। तो ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब है टीम से रिव्यू टीम के अंदर होता है। क्वालिटी कंट्रोल टीम के बाहर के कोई लोग टीम के काम को चेक करे कि इन्होंने सही किया कि नहीं। अब यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा, कंसेप्ट अहम है, ऐसे नहीं मैं निकाल लिया लफज से ये तीन टर्म्स। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी 2 तरह का है। पहले ये में रखे रिव्यू और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में फर्क समझ आया? रिव्यू टीम के अंदर ही जूनियर और सीनियर के दरमियान में होगा। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में टीम से बाहर कोई लोग टीम के काम को चेक करे होंगे। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और एक होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फर्म के अंदर लेकिन टीम से बाहर कोई दूसरा पार्टनर कर रहा होगा, ये इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन कर रहा होगा? ICAP। शाबाश, अगर समझ आई है इंटरनल और एक्सटर्नल में तो मुझे बताइए, एक रिव्यू होता है प्री इश्यूएंस ऑफ रिपोर्ट, एक होता है पोस्ट इश्यूएंस ऑफ रिपोर्ट। कौन सा प्री होगा? इंटरनल प्री होता है। शाबाश, ये ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले होता है, दूसरा पार्ट। और कौन सा बाद में होगा? पोस्ट एक्सटर्नल। ये अक्सर हमारे कोड ऑफ एथिक्स में आएगा कि टीम मेंबर का काम, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहे जिस टीम मेंबर के काम में गड़बड़ होगी ना, जिस टीम में, तो उसमें सेफगार्ड में से एक सेफगार्ड अक्सर ये हुआ करेगा कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसके काम को रिव्यू करवा लें। इंडिपेंडेंट, यहां पे लफ्ज इंडिपेंडेंट से क्या मुराद होगी? या एप्रोप्रिएट रिव्यूअर कहता पॉइंट करे, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर या इंडिपेंडेंट रिव्यूअर पॉइंट करे। इसमें इंडिपेंडेंट या एप्रोप्रिएट से क्या मुराद होती है? कि जो टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसा यानी फर्ज कीजिए इंटरनल के, फर्ज कीजिए इनके भाई क्लाइंट में थे काम कर, इन्होंने नहीं बताया और हमने इन्वेंट्री का एरिया इनको दे दिया वेरीफाई करने के लिए। इनके भाई भी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में थे, हमें बाद में पता चला, तो हमने फौरी तौर पे क्या किया? स्टेप नंबर 1, इनको हमने टीम से निकाल दिया। मुझे बताइए, क्या हमें इनका काम भी सारा फाड़ के फेंक देना चाहिए, स्ट्रेट अवे डिस्पोज कर दे, स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कर ले, कि चेकिंग करवा लें? अच्छा, चेकिंग करवाने के लिए वो कहेगा इंडिपेंडेंट रिव्यूअर या एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को एंगेज करें, वो इसका काम देखे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिव्यूअर से क्या मुराद होती है? जो विद इन द फर्म, वो बंदा जो टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि टीम के अंदर ही हो सकता है टीम के लोग भी अगर ये हमारे दोस्त का भाई है तो चलो हमारा भी भाई हो गया, तो वो एक इंडिपेंडेंस किसी हद तक कंप्रोमाइज हो जाती है, इसीलिए बाहर का बंदा बुलाते हैं। तो याद रखें, कुछ क्लाइंट्स पे लाजमी होता है इंटरनल, ये एक्सटर्नल तो ICAP की मर्जी है ना, ये तो हमारे बाहर है, स्कोप से भी बाहर है, और ये है भी ICAP की मर्जी, जब चाहे जिसका क्वालिटी कंट्रोल करना कर। इंटरनल कुछ क्लाइंट्स पे रिक्वायर्ड होता है, जैसे लिस्टेड क्लाइंट्स हैं तो वो कहता है लाजमी, और कुछ जगहों पे हमारी मर्जी होती है कि अगर हमें लगे ना किसी सिचुएशन में थ्रेट ज्यादा है तो हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा ले। तो फर्क समझ आ गया रिव्यू में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। और रिव्यू एंगेजमेंट क्या है? ये एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट ही लेवा है जो नॉन एश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस एंगेजमेंट है। रिव्यू एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसमें हम लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करें। ऐसे इतना दिल ना दुखाया करें यार, मेरे आंसू निकल आए। रिव्यू एंगेजमेंट और ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है।
जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक एंगेजमेंट ही लेता है, ये ऑडिट एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट भाई समझ आ गई। तो तीनों लफ्ज समझा दिए मैंने आपको, ठीक है। रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और रिव्यू एंगेजमेंट, इसे में रखिएगा, हमारे यूज होने आगे, आपने मिक्स नहीं करने। तो कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में आई कैप करने आया या कोई दूसरा पार्टनर, हमने कहा नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, हम तो मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे होना चाहिए नहीं। हमारा एक स्टैंडर्ड है ISA 220 और एक और स्टैंडर्ड IS QC1, जो ये कहते हैं क्या कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आए तो हमारा हक है कि हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दें, लेकिन आगे चल के ये भी कहते हैं कि फिर जो कॉन्फिडेंशियलिटी की जिम्मेदारी हमारी होती है ना, वो फिर इसकी भी बन जाती है, इसकी भी बन जाती है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन, क्या आई कैप SECP इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन में वो हमसे पूछें मैटर के बारे में, क्या बता देना चाहिए कि चुप रहना चाहिए? क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन ही कंप्रोमाइज होगी, एक्सेप्शन। कंप्लाई विद स्टैंडर्ड और एथिक्स, स्टैंडर्ड एथिक्स एक जगह पे कहता है अगर एंगेजमेंट पार्टनर को कोई इश्यू सामने आए जो कि उसको नहीं पता यहां पे क्या करना है, कोड ऑफ एथिक्स में भी नहीं लिखा, तो वो किसी से मशवरा ले सकता है? कहता है यस, आई कैप से मशवरा ले सकता है, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल है लेकिन आई कैप वाली, तो क्या हम आई कैप से कम्युनिकेशन खुद से कर सकते हैं? ऊपर इन्वेस्टिगेशन वाले में तो आई कैप आया ना हमारे पास पूछने के लिए, क्या हम खुद से भी आई कैप को कोई मैटर रेफर करके पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, इससे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कंप्रोमाइज नहीं। और इसी तरह कंप्लाई विद स्टैंडर्ड, ये तो कंप्लाई विद एथिक्स स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड ये इजाजत देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, आप आउटसाइड पार्टी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड है एक्सपर्ट वाला, जो कहता है अगर कभी एक्सपर्ट को एंगेज कर रहे हैं, अगर एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड हो तो एक्सपर्ट से काम ले सकते हैं, लेकिन खुद सोचें एक्सपर्ट को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे कि नहीं, उसकी इजाजत है। एक स्टैंडर्ड ये कहता है क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस हो ना, लॉयर से कॉन्टैक्ट करो, लॉयर भी तो थर्ड पार्टी है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का शेयर कर सकते हैं, क्यों? हमें स्टैंडर्ड इजाजत देता है, ठीक है। तो जब कभी नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड आपके सवाल का जवाब, हम लॉयर को कम्युनिकेट करते हैं, क्यों? क्या इसे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल बाईपास नहीं होता, नहीं, स्टैंडर्ड इजाजत देता है। और फिर इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग, अगर क्लाइंट हमारे खिलाफ लीगल केस फाइल कर दे कि इन्होंने सही ऑडिट नहीं किया, तो ये शो करवाने के लिए कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, क्या हम अपने वर्किंग पेपर्स जज के सामने रख सकते हैं, कोर्ट में बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वो एक्सेप्शंस हैं, ये 1 2 3 बड़ी एक्सेप्शंस हैं, और ये तीसरी वाली एक्सेप्शन के ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, क्लियर हो गया? ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया, एक्सेप्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। और जिस तरह उसने इस ये जो नया एडिशन इस दफा पब्लिश किया ना, उसमें उसने इसको एग्जांपल थोड़ी ऐड किए हैं, तो मे भी वो इस दफा टेस्ट कर ले इसको, कॉन्फिडेंस वैसे भी इंपॉर्टेंस है इसकी, और इस दफा चूंकि उसने एग्जांपल्स कुछ ऐड किए हैं और भी बहुत बढ़िया। अब चलिए फर्ज कीजिए इनमें से कोई एक्सेप्शन है और हमने डिस्क्लोज फैसला किया कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना, क्या हमें फौरी तौर पर डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखकर डिस्क्लोजर देना चाहिए? ध्यान में रखकर, जैसे एक बड़ी कॉमन सेंस वाली एग्जांपल है कि जो चीज आप डिस्क्लोज करने जा रहे हो ना, वो हो जो आप सब्सटेंशिएट कर चुके हैं, जो वेरीफाई कर चुके हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हुए जो चीज हम वेरीफाई कर चुके हैं वो डिस्क्लोज करेंगे, जो वेरीफाई नहीं की उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने हमसे पूछा अगर हमने उस ट्रांजैक्शन हमारे सैंपल में आई थी फिर कोर्ट को बता देंगे, वरना क्या कहेंगे, सर हमने इसको वेरीफाई नहीं किया। क्योंकि अगर अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन, अनसब्सटेंशिएटेड इंफॉर्मेशन कोर्ट को दे दी, बाद में गलत साबित हो गई, कोर्ट हमें भी समझेगा हम जुर्म में शामिल है। तो कह रहे हैं जब आपने डिसीजन कर लेना कि डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर देना है, तो फिर आपने कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। कौन से फैक्टर्स को? पहला, इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड, इंफॉर्मेशन आपको पता है और वेरीफाइड है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो इससे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हम प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ज़बानी कलाम में डिस्क्लोजर देना है रिटर्न फॉर्म में, एड्रेसी एंड वेदर दे आर एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट, किसको हमने डिस्क्लोजर देने जा रहे हैं, कोर्ट को डिस्क्लोजर देने जा रहे हैं, आई कैप को कि एसएससीपी को, वगैरह वगैरह। समटाइम ऐसा होता है कि डिस्क्लोजर से किस थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो रहा होता है। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर हमें पता चला, छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक क्लाइंट पे गया तो पता चला उन्होंने अपना मीटर लैदा लगवाया और 2 लाख रुपए मीटर रीडर को रिश्वत दी। अब ये जुर्म है, इलीगल एक्टिविटी है, क्या मुझे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डिस्क्लोज करना चाहिए? फिर फौरन डिसीजन कर लेते हैं आप, और फौरन, मैंने हमेशा बताया जब कभी इलीगल एक्टिविटी हो लॉयर्स को
ठीक है, लॉयर से पूछने का कोई नहीं, ये होता रहता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोर्ट हमें ये पूछे कि बताइए ये इलीगल एक्टिविटी हुई है कि नहीं कोई, हम बता सकते, कोर्ट ने कह दिया फिर तो लॉयर भी कुछ नहीं कर सकता ना, कोर्ट रिक्वायर कर। अच्छा अब मुझे बताइए, हम क्या ये डिस्क्लोज, अब मैंने डिसाइड करना है कि कि मुझे सिर्फ ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि जी इन्होंने रिश्वत दी है, कि ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि इन्होंने किसको रिश्वत दी है, कि अब वो भी फंसेगा, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी इफेक्ट हो सकता है। तो मैं हालात का जायजा लेके अब मेरा अपना प्रोफेशनल जजमेंट होगी, कभी हम सिर्फ उतना डिस्क्लोज देते हैं जो क्लाइंट से रिलेटेड होता है ताकि थर्ड पार्टी को कोई इफेक्ट ना हो, और मे भी अगर कोर्ट रिक्वायर करे या हालात के मुताबिक हम थर्ड पार्टी का नाम भी लेते हैं, लेकिन हमने इसको कंसीडर जरूर करना होता है कि थर्ड पार्टी से इफेक्ट हो रही है कि नहीं। अच्छा केस स्टडी का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इलीगल एक्टिविटी थी, लॉयर ने कहा कम्युनिकेट नहीं करने, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, बताइए इंपैक्ट ऑन ऑडिट कोई होगा कि नहीं। पहली दफा केस स्टडी मेरे सामने, मैंने भी यही सोचा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है। प्रोसीजर ज्यादा हो जाए, प्रोसीजर ज्यादा क्यों होंगे, उसने सोल्यूशन में लिखा था इलीगल एक्टिविटी इंडिकेट करती है इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट डाउटफुल है, इलीगल एक्टिविटी इंडिकेट करती है इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी, आपका रिस्क बढ़ जाएगा, प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने हैं। तो जब कभी इलीगल एक्टिविटी हो, पहला इशू हमने ये देखना है डिस्क्लोज करनी है कि नहीं, दूसरा इशू क्या करना है, हमारे डिस्क्लोज करना मे भी रिक्वायर्ड हो मे भी ना हो, लेकिन उसकी वजह से इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट हमेशा डाउटफुल होगी, हमेशा डाउटफुल। भैया बात समझ आ गई, फैक्टर समझ आ गए, ये सिर्फ रट्टा है, इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है फैक्टर्स में, इसमें कंसेप्ट है कॉन्फिडेंस। इसमें केस स्टडी बना सकता है, केस स्टडी बना सकता है, हैंडल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब दो ऑप्शंस है आपके पास, पहली ऑप्शन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर लें, दूसरी ऑप्शन थ्रेट्स ब्रीफली इसको डिस्कस कर। अच्छा ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है क्योंकि अभी मैं कंसेप्ट बिल्ड करवा रहा हूं आपके, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, जब ये थ्रेट्स कवर हो जाएंगे ना फिर आएंगे आपकी केस स्टडीज। तो बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कर लें, प्रिंसिपल कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इस कंसेप्ट की तरफ चलो, कंसेप्ट के क्वेश्चन आप कर, हाँ बाकी क्या, अच्छा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सुना प्रोजेक्टर सेट होते होते भी टाइम ले लेता है। अच्छा 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए ना, वो जरा कौन कौन से थे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेप्शंस याद है ना कॉन्फिडेंशियलिटी के हमें, हाँ जी चले कोई बात नहीं, घर जाके याद करेंगे फिर आप। फिर ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, नोट्स आपके सामने है, टाइम ज़ाया नहीं करते, फौरन पढ़े, चला गया आगे। Explain each of the 5 fundamental principles of ACCA's Code of Ethics and Conduct। अच्छा ACCA यूके की बॉडी है, ICAP पाकिस्तान की है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स इशू किसने, आईफैक ने, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर है। तो पाकिस्तान में जो आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं और जो ACCA के हैं, जो ICAP के हैं, जो ICAW के, तकरीबन एक जैसे हैं, कुछ जगहों पे हल्का फुल्का चेंज है लोकल, ठीक है, 95% सेम है। तो जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल वही उनके। तो बताइए 5 एक्सप्लेन कर लेंगे, सिर्फ लिस्ट नाम नहीं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला पता क्या होगा आपको, जब कॉन्फिडेंशियलिटी पे पहुंचेंगे तो याद रखें आपने अब अपनी एलोकेशन करनी है, 10 नंबर है, 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं, हर एक के 2-2 नंबर होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी को भी उसमें एक्सेप्शंस, फैक्टर्स तो बिल्कुल ही ना लिखें, एक्सेप्शंस भी एक आधी लिखना चाहे तो काफी, लिखनी भी हो ना एक आधी लिखे से ज्यादा ना लिखे, सिर्फ प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन कर देंगे ना वो काफी है कि डू नॉट डिस्क्लोज, डू नॉट यूज और अप्लाइज विद इन द फर्म। हाँ जी, मैं प्रोबेबली अगर लिखूं तो एक्सेप्शंस ना लिखूं इस क्वेश्चन एक्सप्लेन द सिचुएशंस वेयर एन आइटम में डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा पिछला क्वेश्चन भी आईकैप के क्वेश्चन बैंक में था, ये भी आईकैप के क्वेश्चन बैंक। एक्सेप्शंस कौन सी एक्सेप्शंस, ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट, रिक्वायर्ड बाय लॉ,
नेक्स्ट, कोई बात नहीं, टाइम नहीं करते। इन द लाइट ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स स्टेट द सर्कमस्टेंसेस वेयर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। वही एक्सेप्शन, वो रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड कह रहा है तो रिक्वायर्ड बाय लॉ लिख दे और नीचे प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी वो भी लिख दे, उसमें भी ड्यूटी भी तो होती है, राइट और ड्यूटी दोनों है ना। ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट वाले ना लिखें। अच्छा, एक क्वेश्चन में ना एक और बॉडी का क्वेश्चन था, पढ़ा था, उसमें हमने इंटरेस्टिंग ड्राफ्टिंग की थी। उसने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट मना कर रहा हो और उसके बावजूद हम विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें? इसका आंसर था पॉसिबल है। हाँ जी, पहले वाला पॉइंट ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट छोड़ के दूसरा और तीसरा दोनों इसके आंसर में आने थे। रिक्वायरमेंट लेवल को छोड़े। इन द लाइट ऑफ, अच्छा नहीं, यू आर पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव रिसीव्ड लेटर फ्रॉम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ नक्शबंदी लिमिटेड। योर क्लाइंट रहीम लिमिटेड RL इज द सब्सिडियरी ऑफ NL। ये कौन से वाला केस बन रहा है? रिक्वायर्ड बाय लॉ और नहीं, वो नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन वाले की तरफ जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन वाले की तरफ जा रहा है। तो एग्री करते हैं कि ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिनमें एडिटर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन पूछ ये नहीं रहा कि डिस्क्लोज कर सकता है कि नहीं। कह रहा है इन्वेस्टिगेशन कमेटी रिक्वायर्स यू टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन कैरीड आउट बाय RL विद NL एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज। कह रहा है जो आपके क्लाइंट की रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन की समरी हमें दे, हम रिलेटेड पार्टीज के ऊपर काम करते हैं ना, वेरिफिकेशन करते हैं, करो ठीक। Committee also requires your firm to report the transaction value and arm's length value of all the transaction। arm's length का मतलब मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर है कि नहीं। हम ये भी चेक करते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस यानी मार्केट वैल्यू के ऊपर है कि नहीं। रिक्वायर्ड में कह रहा है इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स दैट योर फर्म शुड कंसीडर व्हाइल डिस्क्लोजिंग क्लाइंट इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। कह रहा है फैक्टर्स बताओ जो आप, इसका मतलब है डिस्क्लोज करने का डिसीजन हो चुका है। हाँ जी, फैक्टर्स कौन से कैसे? कह रहा है कोई से 3, हमारे पास कितने हैं? 4 ही लिख दो, टाइम है तो जी उस वक्त तो 3 ही लिख दो। 4 याद किए होंगे तो उस वक्त 3 याद आएंगे ना, 3 किए होंगे तो 2 आएंगे, तो बेहतर है 3 जितने आते हैं, टाइम है तो सारे लिख दे जी। बस ठीक है, चले ये हमारी डिस्कशन हो गई। लेक्चर का भी टाइम है भाई, ना 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 बस कर दो ऐसे। आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं प्रैक्टिस कम करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस तो मैंने कंप्लीट करवाना ही करवाना है। हाँ अभी टाइम है, पढ़ते हैं। 3 मिनट नहीं, 7 मिनट है। कल छुट्टी में, हाँ वो असल में ना क्लास के बगैर मुझे मजा नहीं आता। वो ऐसे कोई सवाल पूछते बंदे को पता नहीं चलता बंदा सही समझा पा रहा है कि नहीं। पढ़ा तो सही रहा होता है, लेकिन असल में टीचर का काम पढ़ाना थोड़ी होता है, बस समझाना होता है। नहीं नहीं ये नहीं हर हफ्ते 2 छुट्टी, वैसे ही असल में ये अहम कैसे, अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन होता ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो मैं करवा देता, ठीक है। लेकिन ये चूंकि कंसेप्ट अहम है, कोड ऑफ एथिक्स आपको बताया सबसे अहम है। हाँ यही वजह थी, नहीं थोड़ा थोड़ा मेरा अपना दिल भी कर रहा था। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। अच्छा, जिसने कैफ 8 पे कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन 100% कंफर्म है, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर का, तकरीबन 12-13 की एवरेज, यानी इस एक चैप्टर में से तकरीबन 12 नंबर का पेपर 100% कंफर्म है। और मेरी असेसमेंट के मुताबिक सबसे आसान चैप्टर है, सबसे। इसमें सिर्फ आपने लिंक मिलाना है कि जो केस स्टडी है ना, ये इसमें तकरीबन 19-20 है, कितनी है स्टडी? 18। हाँ नहीं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 से शुरू होती है ना सिचुएशन, तकरीबन 14 सिचुएशन है। हाँ किसी के अंदर 1 या 2 और भी है, मैक्सिमम 20 सिचुएशन है जिसके अंदर आई कैप खेलता है कभी। अच्छा होता क्या, क्वेश्चन किस तरीके से, जिस तरह रिपोर्ट की केस स्टडी, जिस तरह लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी, यानी कैसे एक क्वेश्चन उसके अंदर 2, 3 या 4 सब पार्ट्स होंगे, और हमें रिक्वायरमेंट में कहेगा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक बताओ इस सिचुएशन में थ्रेट क्रिएट होता है कि नहीं, और सेफगार्ड क्या है। तकरीबन हर सिचुएशन में थ्रेट क्रिएट हो रहा होगा, सिवाय टैक्स वाली सिचुएशन के।
हर सिचुएशन में थ्रेट ग्रेड, हमने उसे बताना है थ्रेट कौन सा ग्रेडर है और सेफगार्ड्स क्या है। सिर्फ मिलाना है, एक दफा कंसेप्ट मिल गया ना, जैसे आपने रिपोर्ट की केस स्टडी की, आपको अंदाजा हो गया कि आपने जब एमसीक्यू मैटर की लिस्ट पढ़ दी ना, एग्जाम में जो केस स्टडी आती है आपने सिर्फ मिलाना होता है ये कि ये इशू हमने किस लिस्ट में पढ़ा था। अगर आप सही तरीके से मिला लें आपकी केस स्टडी सॉल्व हो जाती है, बाकी तो डिस्कशन नहीं करनी है। इसमें भी सिर्फ यही कंसेप्ट है। और इवन इसमें अगर आप समझते नहीं है, सिर्फ रट्टा भी लगा लेते हैं ना, आप फिर भी मार्क्स ले सकते हैं 10-12 नंबर, सिर्फ रट्टा भी लगा लें। आपने सिर्फ मैच करना, मैच कर दिया तो फिर सारे का सारा क्वेश्चन रटे वाला बन जाता है रिप्रोडक्शन का, ठीक। लेकिन पहले हम कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, थ्रेड को मैं समझाऊंगा, और फिर इस कंसेप्चुअल डिस्कशन के दौरान में ही वो एग्जाम्पल जो हमने पढ़नी वो भी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि असल में ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये 25-30 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। लेकिन फिर उस सूरत में हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव अलग और इसकी जो सिचुएशंस हैं वो अलग डिस्कस करना होगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इन कंसेप्ट्स को समझाते समझाते ही सिचुएशन भी डिस्कस कर लें, ताकि इधर भी सिचुएशन हमारी डिस्कस हो जाए और बाद में रिवीजन भी हो जाए। अब ये नहीं कि बाद में रिवीजन भी हो जाए। और मजे की बात सुने, आई कैप की बुक में इसका पार्ट ए आपको मिल जाएगा। ये आप अगर देखें ना 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए मिल जाएगा, पार्ट बी आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आई कैप पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ। ये असल में प्रॉब्लम, अब मैं असल में चले हाथ छोड़े बंदा नहीं, हम किसी को कुछ कहते नहीं, मैं खुल के नहीं कर, खुल के नहीं। तो किसी वजह से, वो नहीं को पता क्या वजह, मुझे नहीं पता, किसी वजह से उन्होंने पार्ट है यानी कंसेप्ट तो बता दिया, उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे होगी ये नहीं बताया वो। लेकिन अगर आप आई कैप का क्वेश्चन बैंक देखें तो आपको पास पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे। खैर अभी तो फिर भी जिंदगी किसी हद तक आसान हो गई। आप कहते हैं अच्छा यार स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, चलो क्वेश्चन बैंक में तो है, वहां से डिस्कस। आज से 3-4 साल पहले तक क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन नहीं होते थे, वो ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बहरहाल तो अब इसमें आप देखिए, पार्ट ए इसका थ्योरी का पोर्शन है और पार्ट बी इसी की एप्लीकेशन है डिफरेंट सिचुएशंस पे। तो हम आज ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच, जो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारा तरीकाकार क्या होगा, हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, अब हम थ्रेड्स पढ़ेंगे। थ्रेड से मुराद वो सिचुएशंस, वो मसले मसाइल जो जिनकी वजह से हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे या कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई नहीं कर सकेंगे। और फिर इसके बाद सेफगार्ड्स। सेफगार्ड क्या होंगे, इन्हीं थ्रेड का हल, मसला, बचना कैसे है इससे। तो अब हमारा तरीकाकार क्या होगा, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहली ऑप्शन, हम सिर्फ थ्रेड को डिस्कस कर लें, पहले सारे थ्रेड डिस्कस हो जाएं, थ्रेड डिस्कस हो जाए, उसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ जाएं। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने हर थ्रेड को समझना है और उस थ्रेड के साथ ही उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही इसके सेफगार्ड को भी डिस्कस करेंगे, सेफगार्ड को भी डिस्कस करेंगे। जैसे थोड़ा सा अभी मैं अच्छा मैंने आपको बताया था कोड ऑफ एथिक्स सिचुएशन पे जजमेंट भी अप्लाई कर, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। अगर आपको एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जिसका आपको कुछ भी नहीं पता, कभी पता, फिर भी आप जजमेंट अप्लाई। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, अभी समझा नहीं रहा, लेक्चर समझे खत्म हो गया, सिर्फ यूं ही आपसे एक एग्जांपल आखिरी 2 मिनट में। आपको पता चला आपके एक क्लाइंट, आपकी फर्म एक क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए गई, आपको महीने के बाद पता चला कि उस पे एंगेजमेंट पे जो मैनेजर है उसके पास उसी क्लाइंट के कुछ शेयर्स हैं, उसी क्लाइंट के कुछ शेयर्स हैं। पहला क्वेश्चन, क्या कोई थ्रेट अराइज होता है? बिल्कुल, हमें समझ आ रही है कि अगर उसके पास क्लाइंट के शेयर्स है ना तो वो चाहेगा उस प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा प्रॉफिट, उसका अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैंने आपको एक भी सेफगार्ड नहीं बताया, आप बताइए क्या सेफगार्ड हो सकता है? रिमूव, अच्छा पहला उन्होंने कहा सर उसे कहेंगे शेयर डिस्पोज कर दे, डिस्पोज कर दे तो अच्छी बात, नहीं किया तो उसे टीम से निकाल दे, शाबाश, उसके काम का रिव्यू कर दे। यही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही तीनों चीजें लिखी है। पक्की बात है, पक्की बात। नहीं यकीन ना, एविडेंस चाहिए, पढ़ के देख लें, पढ़ के देख लें, दिखाइए ना, पढ़ के देख। नहीं ना भाई, मैंने आपको यही तो सिखाया कि एविडेंस के बगैर कभी आपने मान। तो आज आप सिर्फ एक काम कर लें, आज आप सिर्फ एक काम कर लें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10। अच्छा घर से पढ़ाइएगा, होम असाइनमेंट, छोटी सी होम असाइनमेंट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 पढ़ ले। देखिए इसमें क्या वही बातें नहीं है जो हमने डिस्कस की है।
और अगर कोई नई बात है तो कल पूछ लीजिएगा, अगर आपको लगे कि सर इसमें कोई नई चीज, कल पूछ लीजिएगा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 इस एग्जाम्पल से फिर बाकी की एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको, इसके स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए, इसके स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।